हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीडीसी। मैं प्रियंका जीडीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, जीडीसी ने आपके लिए नॉर्सेट 10 और 11 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। सो अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, आप अगले नॉर्सेट कि उस पीडीएफ में आपका नाम चाहते हैं तो देर मत कीजिए और रेगुलर बेसिस में आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो और क्लासेस एवरी डे शाम में स्टार्ट होती हैं। सो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो देर मत कीजिए और जल्दी से आपको ये यूट्यूब में भी अवेलेबल होंगी, एज यूजुअल जीडीसी के ऐप में भी आपको अवेलेबल होंगी। अभी तक ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो चुका होगा, जिसे डाउनलोड करने में वन टाइम 10 रुपीज़ पेमेंट करना है और आपको वो ऐप जब तक आपके फ़ोन में रहेगा आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि संघर्ष का कोई शॉर्टकट नहीं होता। संघर्ष का कोई शॉर्टकट नहीं होता। संघर्ष की एक ही मात्र चाबी है, वो है आपका मेहनत। और अगर इस मेहनत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उस पॉजिटिविटी के साथ, तो आपको आपके सपने पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए और जीडीसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक में अभी तक हमने न्यूनेटोलॉजी कंप्लीट कर लिया। एज यूजुअल हमने देख लिया, न्यूनेटोलॉजी के साथ साथ हमने देख लिया किस तरीके से कहाँ कहाँ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एज ग्रुप्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमने फॉन्टेनल्स को देखा कि कितने टाइप के फॉन्टेनल्स होते हैं, कब क्लोज होते हैं और क्या उसका ड्यूरेशन होता है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो आपको बहुत पता होना चाहिए। सो क्यों ज़रूरी है फिजिकल एग्जामिनेशन? फिजिकल हमने अपगार स्कोरिंग भी ब्रीफ किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के स्कोर, जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखा है अपगार स्कोरिंग, सिल्वर अडहंसन स्कोर और डाउनी स्कोर, जिसमें हमने अपगार स्कोरिंग के 5 कंपोनेंट को ब्रीफ किया। टोटल मैक्सिमम 10 मार्क को लेके चले और ईच कंटेन 2 मार्क। मैक्सिमम 0 मार्क आप मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स दे सकते हैं, मिनिमम 0 मार्क्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसमें आपको ग्राफ वेरी करना आना चाहिए कि माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है और सीवियर क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप इमीडिएटली न्यूबॉर्न को केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। और सिल्वर एडहंसन स्कोर आपको प्री टर्म में यूज़ किया जाता है, वहीं डाउनी स्कोर आपको टर्म बेबी के लिए यूज़ किया जाता है। और जितना उसका स्कोर ज़्यादा होगा, बेबी हेल्दी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना स्कोर उसमें आप कम देखने को मिलेगा, उतना ही आपको देखने को मिलेगा बच्चे को अर्ली रिससिटेशन की ज़रूरत है। एज सुन एज पॉसिबल आप उसको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दीजिए। वहीं डाउनी स्कोर का भी सेम था। इसको जितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, बच्चा उतना हेल्दी होगा। डाउनी स्कोर देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी ही उसकी कंडीशन कैसी होगी, ठीक नहीं होगी। जैसे जैसे स्कोर आपको हम देखेंगे, बच्चा आपको हेल्दी नज़र आएगा। अपगार स्कोरिंग, सिल्वर एडहंसन, डाउनी स्कोर, इन तीनों स्कोर में अपगार स्कोरिंग में मार्क आपको देखेंगे, जितना ज़्यादा मार्क होगा बच्चा हेल्दी की तरफ जाएगा। वहीं सिल्वर और डाउनी स्कोर बस एक प्री टर्म और एक टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों ही अपोजिट में काम करते हैं। उसमें स्कोर जितना ज़्यादा होगा, कंडीशन उतनी ही क्रिटिकल होगी, बच्चे को इमरजेंसी केयर की नीड होगी। और उसमें जितना ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा, उतना बच्चा हेल्दी होगा। सो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अपने आप को बार बार रिवाइज करते रहना है।
मैं यहाँ आपको रिवाइज सिर्फ इसीलिए करा रही हूँ कि एटलीस्ट आपको टॉपिक टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए कि अभी तक हमने कितने और क्या क्या कवर कर लिया। तो आज हम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन? फिजिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में हम क्या देखेंगे? जनरल गाइडलाइंस में हम क्या देखेंगे? जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये किया जाता है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कीप द बेबी वार्म ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, अवॉइड इफ नॉट स्टेबल। अगर बच्चा स्टेबल, कीप द बेबी वार्म, बेबी को हमें वार्म रखना है। जैसे आपको पता है कि अगर हम किसी फीमेल की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, या वो सिजेरियन सेक्शन हो या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, वेजाइनल डिलीवरी हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले से वार्मर को ऑन करके रखते हैं। प्री वार्मर टॉवल्स को वार्म करके रखते हैं, जिसमें हम बच्चे को अच्छे से रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हीट लॉस ना हो, बच्चे हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ना जाए। उसके बाद परफॉर्म असेसमेंट फर्स्ट विच इज लास्ट डिस्टर्बिंग टू न्यूबॉर्न। मतलब आपको देखना है परफॉर्म असेसमेंट फर्स्ट विच इज लीस्ट डिस्टर्बिंग टू न्यूबॉर्न, कि बच्चे को कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा, इसीलिए हम उसका फर्स्ट असेसमेंट करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। आपको पता है 2 गोल्डन मिनट्स जिसमें हम हमारा APGAR अबगार को चेक करते हैं, है ना, बेबी की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर इसमें से हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो हम नर्सिस नोट्स जो मेंटेन करते हैं, जैसा कि नर्सिंग में एक चीज़ बहुत कॉमन है, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, that time also you have to record in a you maintain a written documents। अगर आप किसी का कुछ आपने मेडिकेशन किया है उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। इवन किसी ने आपको ऑर्डर भी किया है तो भी आपको उसे भी डॉक्यूमेंट करना है ना। वर्बल का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमें हमेशा हर चीज़ रिटन में सिखाई जाती है कि हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज़ है और वो कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही नोट्स में मेंटेन करना है। अगर इसमें से कोई भी फाइंडिंग्स आई है, मान लीजिए अगर आपको इसमें से कुछ भी पल्स आपको प्रॉपर नहीं है या आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको यू हैव टू मेंशन ओवर हियर इन द नर्सिस नोट्स। सो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूबॉर्न की कंडीशन के बारे में। सो यहाँ पे हमने क्या क्या जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात की। अगर बेबी को वार्म रखना है जब आप फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं कि बेबी की कंडीशन स्टेबल रहे, और असेसमेंट में अगर जो भी आपको लीस्ट डिस्टर्बिंग टू द न्यूबॉर्न, बच्चे को कुछ भी डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा, और डॉक्यूमेंट द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। जो भी आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग्स वहाँ दिख रही हैं उनको आपको नोट करना है ना। क्योंकि और डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी होता है, जैसे कि आपको पता है 3 शिफ्ट में हम ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। मॉर्निंग इवनिंग नाइट में जब आपका हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है, हर चीज़ आप जिसको सेकंड पर्सन को दे रहे हैं, हो सकता है उसको याद ना रहा हो सकता है वो भूल गई हो, तो आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर वो आपके चेक करेंगी तो उनको वहाँ पे चीज़ रिकॉल होगी कि यस आपने हैंडओवर देते टाइम ये बताया था और इतना डोज इनका चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, वो उनको याद हो जाएगा, उनको समझ आ जाएगा क्या है। सो रिटन डॉक्यूमेंट्स एक मेन पर्पस वो भी है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसा कि हम हमेशा हैड टू स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हम वैसे उसी सीक्वेंस से हम देखते जाएंगे कि फिजिकल असेसमेंट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बारी आती है वाइटल साइन की।
अब आप बोलेंगे मैम वाइटल साइन ही क्यों सबसे पहले चेक करना है? तो वाइटल साइन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को हमें हाइपोथर्मिया से क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। हाइपोथर्मिया के प्रिवेंशन के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइपोथर्मिया और सेकेंड मोस्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाने से आपको उसको बचाना है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाने से बचाना है। तो क्या है, हम ड्यूरेशन कब हमें चेक करना है, कैसे चेक करना है? अब वाइटल साइन आप कैसे चेक करेंगे? हर 15 मिनट के बाद जाके, हर 5 मिनट के बाद पॉसिबल नहीं है। अगर बेबी की कंडीशन अच्छी है, बेबी एकदम से आपका कैसा है, नॉर्मल है, तो आपको हमेशा हर 30 मिनट में जाके वाइटल्स को चेक करना है। एवरी 30 मिनट वाइटल्स को चेक करना है। कब तक के लिए चेक करना है? क्या 24 आवर्स तक? नहीं। तो हमें कब तक के लिए चेक करना है? 2 आवर्स में हमें बार बार हर 30 मिनट में जाकर बच्चे को देखना है ना। मतलब अगर एक बार 2 आवर्स की बात करते हैं, 2 आवर्स में कितनी बार देखा? तो हमने 4 टाइम्स बेबी का क्या किया, वाइटल साइन को चेक किया। यस, नेक्स्ट है हमारा 2 घंटे के लिए तो हमने 3 मिनट तक किया, लेकिन देन एवरी 4 हमें हमेशा हर 4 घंटे में बच्चे का वाइटल साइन चेक करना है। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 120 to 160 बीट पर मिनट। अगर इससे कम आ रहा है वो भी नोट डाउन करना है, इससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको भी नोट डाउन करना है। एक और चीज़, जब बेबी स्लीप कंडीशन में होगा तो आपको ये कम नज़र आएगी, और अगर बेबी आपको कैसा, अगर बच्चा क्राई कर रहा होगा तो ये आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको हमेशा स्टेबल कंडीशन में इसे चेक करना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट देखना है 30 to 160 बीट पर मिनट। अगर इसके बीच में अगर आपसे 1 वर्ड में कोई पूछेगा तो 14 बीट पर मिनट इज़ अ एक्यूरेट आंसर। वहाँ पे इसको अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल बच्चे का टेम्परेचर है। अगर इससे कम होता है तो हमें उसे तुरंत, टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से हमें बच्चा हमेशा हाइपोथर्मिया में जाने से उसको बचाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमेशा 34 to 41 mm of Hg आता है। अगर रेंज की बात करते हैं तो 80 to 50 आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन में हमने देखा कि हमें वाइटल साइन को हमेशा 30 मिनट के बाद फर्स्ट 2 आवर तक चेक करना है। उसके बाद एवरी 4 आवर्स के बाद उसका वाइटल चेक करना है। और वाइटल्स में क्या क्या चीज़ें चेक करना है? 4 चीज़ें चेक करना है आपको, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है। जिसमें हमने देखा नॉर्मल जो पल्स रेट आपका रहेगा वो 120 to 160 बीट पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। वहीं रेस्पिरेशन आपका 30 to 60 बीट पर मिनट देखने को मिलेगा। टेम्परेचर 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। वहीं ब्लड प्रेशर आपका 34 to 41 mm ऑफ Hg आपको देखने को मिलेगा। 64/41 mm ऑफ Hg। हमेशा ये 2 में नहीं होता, याद रखिए y में होता है ना, क्योंकि ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैरी करता है। सो ये था आपका वाइटल साइन। अब बात करते हैं SpO2 की। SpO2 क्यों इम्पॉर्टेंट है? SpO2 आपका सैचुरेशन जब भी बेबी बॉर्न होता है, नॉर्मल जो सैचुरेशन होता है
नॉर्मल जो SpO2 आपका होता है वो 90 to 95 हमें देखने को मिलता है ना, 90 to 95% हमें देखने को मिलता है। अगर इससे कम है, कब? अगर अर्ली स्टेज में अगर सैचुरेशन आपको डिक्रीज देखने को मिलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें एटलीस्ट उसको 10 मिनट अगर बेबी की कंडीशन नॉर्मल है और अगर हम अर्लियर बेबी अभी जस्ट बॉर्न हुआ है और हमने SpO2 चेक किया तो वो हमें कम ही नज़र आएगा, ये नॉर्मल है। और अगर आपको नॉर्मल देखना है तो एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स के बाद, बेबी के बॉर्न के जस्ट 10 मिनट्स के बाद आपको चेक करना है, तो आपको वो नॉर्मल कंडीशन में दिखेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट मिनट अगर आप चेक कर रहे हैं तो बेबी का SpO2 होगा 60 to 65। अब SpO2 किस पे डिपेंड करता है? अगर बच्चा जैसे क्राई कर रहा है ना, लंग्स एक्सपांड हुए हैं, लंग्स मैच्योरिटी को बताता है, तो जैसे बेबी रोएगा और उसके लंग्स में एयर जाएगी तो लंग्स एक्सपांड होंगे, जिसकी वजह से लंग्स अगर एक्सपांड होंगे तो क्या होगा, आपका सैचुरेशन इंक्रीज होगा। तो जैसे बच्चा रोएगा और जैसे जैसे वो रोएगा, मतलब उसको रोते हुए थोड़ा टाइम होगा, उसके लंग्स में जितनी एयर जाएगी, लंग्स जितने एक्सपांड होंगे, उतना सैचुरेशन पर मिनट के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट मिनट में 260 to 65 हमने देखने को मिला, सेकेंड मिनट में हमें 65 to 70 देखने को मिला, और वहीं अगर हमने 3 मिनट में चेक किया तो 70 to 75 हमें देखने को मिला। 4 मिनट में 75 to 80, 5 मिनट के बाद अगर चेक किया 85 to 85, एंड 10 मिनट में देखा तो 85 to 90 हमने देखा। अब हमने यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि 5 को प्लस करता जा रहा है अपने नंबर्स में, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही SpO2 की वैल्यू भी इंक्रीज दिखाई दे रही है। पर मिनट के अकॉर्डिंग वो 5 नंबर्स को प्लस करती जा रही है। वैसे ही आपने देखा 2 मिनट में 65 to 70 देखने को मिला, फिर 70 to 75 3 मिनट, 4 मिनट में 75 to 80, वहीं 5 मिनट में आपको 80 to 85 देखने को मिला। उसके बाद 10 मिनट में आपने देखा 85 to 90 देखने को मिला, जो कि नॉर्मल होता है। उसके बाद CRT हम चेक करते हैं। CRT क्या है? कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम को हम लेस देन 3 सेकेंड, मतलब लेस देन 3 सेकेंड, 2 सेकेंड भी इसका नॉर्मली होगा, लेस देन 3 सेकेंड करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये उठता है कि कैपिलरी रिफिल टाइम को हम कहाँ से चेक करते हैं? कैपिलरी रिफिल टाइम को हम कैसे चेक करते हैं और कहाँ से चेक करते हैं? कैपिलरी रिफिल टाइम को जो आप चेक करते हैं वो अपने नेल बेड से चेक करते हैं। अब नेल बेड से चेक करते हैं, नेल को प्रेस करके देखते हैं क्या, या कहाँ प्रेस करके देखते हैं? नेल बेड को चेक करते हैं तो नेल बेड होता है जो आपके नेल्स का जो एरिया होता है उसके जस्ट सुपरफिशियली जो एरिया होता है ऊपर, इसी को, ये तो नेल है आपका, ये हो गया आपका नेल बेड। इसको जब आप प्रेस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको लेस देन 3 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो फिल हो जाएगा। मतलब जब आप प्रेस करेंगे वहाँ पे सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे ही आप छोड़ेंगे वापस से ब्लड वहाँ पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम, कि वो रिफिल अंडर 3 सेकेंड हो रही है, इट मीन्स इट इज अ नॉर्मल।
सबसे पहले ये क्राइटेरिया अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप डिसीज कंडीशन को अर्लियर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बेबी की जान भी जा सकती है या खतरे में आ सकती है। अब बात करते हैं मरमर साउंड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता है ना। जब भी मरमर साउंड आपको हमेशा, जब बेबी एक्सपायरेशन करेगा तो आपको उसमें मरमर साउंड प्रेजेंट होगा। सिस्टोलिक इजेक्शन के सिस्टोलिक मरमर जिसे हम बोलते हैं, और इसको ब्रीफली हम कार्डियक जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे ब्रीफ करेंगे। अब बारी आती है आपके फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके हेड के बारे में। हेड के बारे में सबसे पहले, अगर बेबी का हेड है, आपको वो नॉर्मल है, नॉर्मल से बड़ा है या नॉर्मल से छोटा है, इसको आप कैसे पता करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि बेबी का नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना है। सो मेजर द हेड सर्कमफेरेंस आइदर 33 to 35 सेंटीमीटर। 30 to 35 सेंटीमीटर है। अगर आपको हेड सर्कमफेरेंस इससे अगर दो कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं। अगर हेड सर्कमफेरेंस इससे ज़्यादा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और अगर इससे कम है तो हमें क्या देखने को मिलेगा। चलिए, हेड सर्कमफेरेंस अगर इस रेंज से ज़्यादा है तो हमें मैक्रोसेफेली की कंडीशन देखने को मिलेगी, और इससे माइक्रोसेफेली की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेबी इज 33 to 35 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका असिस्ट फॉर द मोल्डिंग रिजॉल्व विद इन 72 आवर्स। अब मोल्डिंग क्या है? प्रीवियसली हम इसे डिस्कस कर चुके हैं अपने न्यूनेटोलॉजी के पार्ट में। मोल्डिंग जहाँ पे जब बेबी मदर्स के वूम से बाहर आता है तो उसकी जो बर्थ कैनाल है उसकी बर्थ कैनाल से जब वो बाहर आता है तो उसका जो सरकमफेरेंस है, आपके पास इस तरीके से दो बोन नजर आती हैं, उनके बीच में ये गैप होता है जिसमें इस तरीके का जिग जैक लाइक आपको समझ में आता है। यही क्या होते हैं? आपके सूचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सूचर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये सूचर्स इसीलिए प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी ये पैराइटल बोन होता है, ये फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल। फ्रंटल जो आपकी बोन होती है उसमें ये सूचर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपको जब बेबी बॉर्न होता है तो ये ओवरलैप हो जाते हैं और इसके डायमीटर को कैसा कर देते हैं, इसका जो डायमीटर होता है उसे कम कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, जिससे बेबी इजीली बर्थ कैनाल से एक्सपेल्ड आउट हो सके। जिसकी वजह से अगर वो इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा तो बच्चे को किसी भी तरीके की बर्थ इंजरी से बचाया जा सकता है। और ये रिजॉल्व जब ये ओवरलैप हो जाएगा, इस तरीके से ओवरलैप आपको नजर आएगा, और ये रिजॉल्व कब हो जाएगा? विद इन 72 आवर्स। अब बर्थ के 72 आवर्स तक ये क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्ट फॉर द हेड इंजरी। असिस्ट फॉर द हेड इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा इजीली उसका नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट नहीं हो पा रहा था, फोर्सेप यूज़ करना पड़ा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर फोर्सेप डिलीवरी है तो हमें देखना है कि कैप्यूट सक्सेडिनम तो नहीं है या फिर सेफेलो हेमाटोमा की कंडीशन तो नहीं हुई है। कैप्यूट सक्सेडिनम बच्चे का एक साइड से ऐसे कैप्यूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब ये जो हेड है आपका, इस पे इस तरीके से आपको कैप्यूट फील होगा, जो पूरा ऐसे उसमें फ्लूइड फिल होगा,
इस तरीके से आपको कैप्यूट सक्सेडिनम में उसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा, तो वो आपको चेक करना है। और हेमाटोमा की कंडीशन देखनी है, कहीं कोई ब्लड क्लॉट और उस तरीके की कोई इंजरी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से बच्चे के हेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिकली जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये कैप्यूट सक्सेडिनम और सेफेलोहेमाटोमा मोस्टली देखने को मिलते हैं। उसके बाद है क्रेनियल बोन शुड नॉट बी फ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्रेनियल बोन फ्यूज्ड नहीं हो, नॉट बी फ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्रेनियल बोन आपकी फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास फॉन्टेनल्स होते हैं, आपका एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। 2 फॉन्टेनल बेसिकली हम पढ़ते हैं, होते हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ फॉन्टेनल कितने प्रेजेंट होते हैं? टोटल 6 होते हैं, लेकिन हम पढ़ते सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर को ही है ज़्यादा, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि उसके वो फॉन्टेनल इसीलिए बनता है, उसका एक का हमारे पास डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सूचों से कनेक्ट होते हैं, जो कि आपको बर्थ के टाइम को इजी बनाते हैं, है ना, जो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ही चेक किया जा सकता है कि वो अच्छे से फिल हुआ है या नहीं हुआ है, या उसको कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्योंकि आपके जो फॉन्टेनल्स होते हैं वो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ही फिल होते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी हेड की बात। अब हम बात करेंगे आंखों की। चलिए, वाइटल्स असेस फॉर आई इन्फेक्शन ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। असेस फॉर द आई इन्फेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्म मतलब इट इज रिलेटेड टू आईज, इट इज रिलेटेड टू आईज। एंड न्यूनेट्रम बच्चे के बारे में बात करें, कॉज्ड बाय द, जो बच्चों में आंखों का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्लेमाइडिया एंड गोनेरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप देखते हैं बच्चा जब बॉर्न होता है तो आप देखते हैं कि उसकी आंखों में से म्यूकस स्टिकी सीक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए कौन सा इन्फेक्शन होता है? आई इन्फेक्शन होता है, जिसे हम ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के नाम से जानते हैं, जिसके लिए जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल एजेंट क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया। उसके बाद बात करते हैं आई शुड बी क्लीन एंड सिमेट्रिकल। आई हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए और सिमेट्रिकल आपको देखने को मिलनी चाहिए, है ना, एक जैसी ही आपको उसका अपीयरेंस नज़र आना चाहिए। उसके बाद असेस फॉर द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्या है? हमें प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन, इट इज़ अ प्रोटेक्शनरी रिफ्लेक्स। कैसे? मम्मी का चाटा खाया है या फिर कभी कोई आपको मारने आता है, आपके फेस में चाटा मारता है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, उसके बाद चाटा पड़ता है, ठीक है, नहीं पड़ता है तो फिर देखते हो अभी तक क्यों नहीं पड़ा। वैसे ही ये होता है, जिसमें ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्शनरी रिफ्लेक्स होता है जो आई को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद प्यूपिल शुड रिएक्टिव टू लाइट। प्यूपिल शुड रिएक्टिव टू लाइट क्या मतलब है? जब आप डॉक्टर के पास कभी भी चेकअप के लिए जाते हैं, वो टॉर्च से आपकी आंख में देखते हैं, है ना, तो वो जब टॉर्च से देखते हैं तो ये आपका रिएक्टिव लाइट, आपकी प्यूपिल कितना रिएक्ट कर रही है उस टाइम पे वो ईजिली उनको समझ आता है, ईजिली दिखता है, क्योंकि प्यूपिल शुड रिएक्टिव टू लाइट, मतलब वो हमेशा रिएक्ट करता ही है जब आंखों पे कोई भी रोशनी पड़ती है। नेक्स्ट है असिस फॉर द क्रॉस आई, जिसे हम स्क्वेंट आईज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे भेंगापन, विच डिसअपियर विद इन 3 to 6 months। क्यों ऐसा क्या है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो ये स्क्वेंट आई लेके आया, और जैसे हम एक और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस आईज, क्रॉस आईज भी बोला जाता है। स्क्वेंट आईज अर्लियर जो बच्चे को, अगर आप मान लीजिए अगर आप 1 to 2 months
मंथ्स के बेबी को देख रहे हैं तो आपको मे बी स्क्वेंट आई जैसी अपीयरेंस उसकी नजर आए, स्क्वेंट आईज आपको देखने को मिले। अगर आप, जो कि डिसअपियर कब हो रहा है, 3 to 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो आई मसल्स होती हैं वो इस एज ग्रुप में आपको मैच्योर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्क्वेंट आई आपका है वो कैसा हो जाएगा, डिसअपियर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनऑप्थेल्मिया, जहां पे भी एन वर्ड हो जाएगा, इट मीन्स एन वर्ड जहां पे भी होगा वहां पे एब्सेंट नजर आएंगी आपको चीजें। एब्सेंट और ऑप्थेल्मी मतलब आई, तो क्या मतलब है? एब्सेंट ऑफ द आई बॉल क्या है आपकी? एब्सेंट आपको नजर आ रही है। उसके बाद एन्यूक्लिएशन क्या है? एन्यूक्लिएशन मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर आई। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आई को सर्जिकली रिमूवल किया। आई जब बेबी बॉर्न हुआ था तो उसकी दोनों आई ठीक थी, मे भी किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से उसको थ्रू अ सर्जरी उसका रिमूवल करना पड़ा, दैट इज एन्यूक्लिएशन। उसके बाद एनिसोकोरिया मीन्स एनिसोकोरिया अनइक्वल प्यूपल आपको देखने को मिलेगी, मतलब प्यूपल दोनों कैसी होंगी? इक्वल नहीं होंगी। आई विजन फुल मैच्योर एट 6 ईयर, आई विजन फुल्ली मैच्योर हो जाता है 6 ईयर ऑफ एज पे। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे का जो हमारे मतलब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हमारा स्क्रीन टाइम फिक्स है कि एडल्ट को कितना स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या क्या उसको प्रिकॉशंस लेने हैं, अपनी आईज को कितना वॉश करना है, कैसे अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है, वैसे ही। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 to 3 ईयर या उससे भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई स्क्रीन टाइम नहीं है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों को, जो बचपन में पेरेंट्स खुद की आफत टालने के लिए फ़ोन दे देते हैं और कि बच्चा फ़ोन के साथ खुश है, वो अपने कामों में खुश है, बिजी है। बच्चे को इंगेज करने का तरीका मतलब फ़ोन थमा देना, बच्चा भी शांत और आप भी खुश नहीं। लेकिन इससे बच्चे की विज़न प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे का आई विज़न है वो 6 ईयर ऑफ एज में मैच्योर होता है, लेकिन अभी वो कैसा है? इमेच्योर है। मतलब डैमेज, अगर कोई चीज़ पहले से ही वीक है और आप उसे और उस पर बर्डन डालेंगे तो वो टूट जाएगी, है ना। तो उसी के लिए क्या होगा? विजन डिस्टरबेंस से बचाने के लिए बच्चों को फ़ोन देना बंद कीजिए। बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको मोबाइल देने की। आप उनके लिए पजल्ड गेम लाइए, ब्लॉक्स लाइए, उनको कहीं और जगह उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे बेहतर उनके लिए और कोई एंगेजिंग नहीं है। उसके बाद प्यूपिल ऑफ न्यूबॉर्न बिकम्स ऑफ इमेच्योर आइरिस डायलेशन। इमेच्योर आइरिस डायलेशन भी दिखेगा। आप देखते होंगे प्यूपिल ऑफ द न्यूबॉर्न जब होता है, हम बार बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं। इससे हमारी आईज में ड्राइनेस नहीं होती, उसमें उसका जो ड्राइनेस नहीं होती, ड्राइनेस से प्रिवेंट करते हैं हम। बार बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, मतलब मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर वहाँ पे मेंटेन रहता है। लेकिन अगर बच्चा स्क्रीन को देख रहा है, आप ऑब्जर्व करिए, वो अपनी आईज को ब्लिंक भी करना भूल जाता है, वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इससे भी आपको अपने बच्चे को बचाना है, क्योंकि हमेशा याद रखिए जो काम 6 ईयर में उसको मैच्योर कर रहा है, आप उसे जल्दी से जल्दी वो दे देंगे फ़ोन, तो उसकी आईज डैमेज हो जाएंगी। देखिए
अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है नॉर्मल आई। ये हमारी नॉर्मल आई है, जिसमें हमने देखा कि आईज आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दिख रही हैं, इक्वल आईज आपको दिख रही हैं, इक्वल आपको उसका पूरा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। वहीं आप देखेंगे, वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा कि आपको कैसा दिख रहा है, उसका डायमीटर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जिस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, माइड्रियासिस के नाम से जाना जाता है, वहीं मियोसिस क्या है, जिस एक में आपको उसका जो नॉर्मल डायमीटर होता है 2 to 6 उससे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और एक में आपको उससे कम दिखाई दे रहा है। जो उसका नॉर्मल डायमीटर है उससे एक में ज़्यादा आपको उसका डायमीटर नज़र आ रहा है और एक में कम नज़र आ रहा है। जिस कंडीशन को जिसमें डायमीटर ज़्यादा नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं माइड्रियासिस, और इसको बोलते हैं मियोसिस, जिसमें छोटा नज़र आ रहा है। इसमें आपको एनिसोकोरिया की कंडीशन नज़र आ रही है। एनोसोकोरिया मीन्स एक, ये इमेज इसलिए मैंने आपके लिए लाया है क्योंकि नॉर्सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का भी इम्पोर्टेंस है। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपके सारे इमेजिनरी क्वेश्चन जिसमें पॉसिबिलिटी है जितनी ज़्यादा है, बिल्कुल आपको विद इमेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप क्या आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो सके। एटलीस्ट एक बार ही आपके सामने से निकलेगा और वापस से कभी आपके सामने आता है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट आपको स्ट्राइक करेगा। उसके बाद इस कंडीशन में आपको जो एनिसोकोरिया की कंडीशन है, ये पहले भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको दिख रहा है कि अनइक्वल आई प्यूपिल है, एक बड़ा है और एक छोटा है ना। जहाँ पे हमने देखा नॉर्मली इक्वली नज़र आ रहा है, वहाँ पे दूसरी तरफ माइड्रियासिस की कंडीशन में बड़ा है, मियोसिस की कंडीशन में छोटा है, वहीं एनिसोकोरिया की कंडीशन में आपको एक बड़ा नज़र आएगा और एक छोटा नज़र आएगा। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में बड़ा डायमीटर, एक में छोटा डायमीटर जो आपका 5 to 6 डायमीटर होता है, जो कि इससे ज़्यादा है, इसीलिए इसको माइड्रियासिस, कम है इसलिए इसको मायोसिस, और जिसमें एक अनइक्वल है, अनइक्वल आपको नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से एक में ज़्यादा और एक में कम इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सो ये था आज, ये था हमारे आई में हमें क्या क्या फिजिकल असेसमेंट के दौरान चेक करना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बारी आती है आपके ईयर की। ईयर में क्या आपको चेक करना है। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया आपका, हमने सबसे पहले देखा वाइटल्स को कब चेक करना है, कैसे चेक करना है। उसके बाद हमने देखा हेड के बारे में। हेड के बाद हमने बात किसकी की, हेड के बाद आई। अब हम किसकी बात करेंगे, ईयर की। ईयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ईयर शुड बी सिमेट्रिकल एंड इजीली। हमें क्या देखने को मिलेगा, ईयर शुड बी सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब जो आपका ये ऑरिकल वाला पार्ट है वो दोनों आपको सिमेट्रिकल ही नज़र आने चाहिए, दोनों तरफ आपको सेम ही नज़र आना चाहिए, है ना। ये उसके बाद नेक्स्ट है, ईयर शुड बी अबव द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम laterally canthus, if not then it may indicate Down syndrome। एक सिमेट्रिकली हम हमारे आई से सिमेट्रिकली लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा ईयर सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर ये इससे क्या है, एसिमेट्रिकल है, अगर ऊपर या नीचे आपको नज़र आ रहा है तो वो
किसको इंडिकेट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, जो एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है ना, उसके बाद नेक्स्ट है एनोटिया, एन मतलब एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ द ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना एब्सेंट है। नेक्स्ट इंस्टिल ईयर ड्रॉप्स, इंस्टिल ईयर ड्रॉप्स। अब इंस्टिल ईयर ड्रॉप्स के टाइम पे आपको कान को कैसे खींचना है, ऊपर खींचना है और नीचे खींचना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप किसी पेशेंट को आई ड्रॉप डाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जब आप बच्चे में डालते हैं, बच्चा छोटा है तो मतलब डाउन, और एडल्ट में पहले अपवर्ड फिर बैकवर्ड। अपवर्ड पहले ऊपर की तरफ खींचना है, फिर पीछे की तरफ खींचना है, जिससे इजीली वो अंदर जा सके। उसके बाद जब आपका इन बच्चों में करते हैं, तो बच्चों में जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आप किस एज ग्रुप का बच्चा है उसमें आपको डाउन, अगर बच्चा 3 साल का है, आपका 3 इयर्स का है, अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स का अगर बच्चा है तो आपको 0 to 3 इयर्स तक आपको पहले डाउनवर्ड फिर बैकवर्ड, डाउनवर्ड फिर बैकवर्ड आपको खींच के कोई भी मेडिकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर कोई एडल्ट है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था, आपको एज ग्रुप मैंने बाद में बताया, अगर आपको पता नहीं होता और आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता कि एक 5 साल का बच्चा है, उसको किसी नर्सिंग ऑफिसर द्वारा ये मेडिकेशन को इंस्टॉल किया जा रहा है इन ईयर, तो उस टाइम पे बच्चे को किस तरीके से कान को मेंटेन करना है या उसको ईयर को होल्ड करना है, तो कैसे करना है? अगर 5 साल का बच्चा है तो पहले अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अगर आपको 3 इयर्स के अंदर का है तो पहले डाउनवर्ड फिर बैकवर्ड। आप इसको कैसे याद रखेंगे? बच्चा छोटा है तो पहले डाउनवर्ड, अगर एडल्ट है तो पहले अपवर्ड, बड़ा है वो बड़े के लिए पहले ऊपर की तरफ फिर पीछे की तरफ, उस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। यस, उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने अभी तक बात कर ली अभी तक हमने बात कर ली हेड की, फिर आई की, फिर ईयर की, ये तीनों हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं नोज की। नोज में नोज शुड बी ब्रॉड एंड फ्लैट। नोज हमेशा कैसी होना चाहिए? ब्रिज स्ट्रक्चर उसका फॉर्म होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। नोज हमेशा इस तरीके से आपको दिखेगी अगर साइड लाइन में आप बनाएंगे तो। वैसे ही नोज शुड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस। ऑब्वियसली नोज हमेशा सेंटर ऑफ द फेस प्रेजेंट होनी चाहिए। आईज असिस्ट फॉर नेजल फ्लैरिंग। नेजल फ्लैरिंग चेक करना आना चाहिए कि नेजल फ्लैरिंग तो नहीं है। अगर नेजल फ्लैरिंग है तो वो किस कंडीशन को इंडिकेट करती है स्टूडेंट? हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है नेजल फ्लैरिंग। नेक्स्ट, असिस्ट फॉर द डाइवेटेड नेजल सेप्टम। डाइवेटेड नेजल सेप्टम अगर होगा तो उससे डीएनएस की अगर प्रॉब्लम है, मतलब डाइवेटेड नेजल सेप्टम है, तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है चेस्ट की बात करते हैं कि चेस्ट कैसे? सर्कुलेट, जैसे हेड का सरकमफेरेंस है वैसे हमारे पास
चेस्ट का भी सरकमफेरेंस है, और दोनों में 3 नंबर का वेरिएशन हमें नज़र आता है। अब आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप याद रखिए आपका हेड पहले आता है तो सरकमफेरेंस आपको देखने को मिलेगा इस रेंज में, और चेस्ट बाद में आता है तो आप याद रखिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एच बड़ा है तो सरकमफेरेंस ज़्यादा है, सी छोटा है तो सरकमफेरेंस भी आपको छोटा देखने को मिलेगा। चलिए कैसे, सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ द चेस्ट ड्यू टू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड लेटरल डायमीटर आर इक्वल। आपको कैसा नजर आएगा, डायमीटर इक्वल देखने को मिलेगा। कैसे, सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ चेस्ट ड्यू टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर एंड लेटरल डायमीटर आर इक्वल। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपको कैसे दिखेंगे, इक्वल देखने को मिलेगा। चेस्ट एंड एब्डोमेन शुड राइज एंड फॉल इन द synchronized manner. Chest and abdominal should rise fall in the synchronized manner. आपको क्या होगा, जब आप ब्रीद करते हैं आपका एब्डोमेन अंदर जाता है और चेस्ट एक्सपांड होता है। जब आप ब्रीथ को रिलीज करते हैं, एक्सपायरेशन की कंडीशन होती है, तो एब्डोमेन बाहर आता है और चेस्ट अंदर जाता है। तो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वर्क करते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया था, आपको सीसॉ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, है ना, सीसॉ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सीसॉ रेस्पिरेशन जैसी अपीयरेंस नजर आएगी। नेक्स्ट है आपका चेक फॉर द which milk secrete from the nipple of newborn due to the influence of the maternal hormone. Which milk, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि which milk किस मिल्क को कहा जाता है और वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जब न्यूबॉर्न में जब न्यूबॉर्न बॉर्न होता है और जब फिजिकल असेसमेंट के टाइम पे आपको निपल से कुछ सीक्रीशन दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं विच मिल्क, जो कि न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है। और किसकी वजह से देखने को मिलता है, मैटरनल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस कंडीशन। विच मिल्क की कंडीशन बच्चे में उसकी वजह से नहीं, मैटरनल हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से विच कंडीशन जैसी कंडीशन अपीयर होती है। उसके बाद असिस्ट फॉर द चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है, 31 टू आपको कितना मिलेगा, 33 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। उसके बाद चेस्ट एंड हेड सर्कमफेरेंस बिकम इक्वल एट 1 ईयर ऑफ द एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस आपको कब इक्वल देखने में आएंगे। हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस किस एज ग्रुप में आपको इक्वल नजर आएंगे। इक्वल के लिए आपको पता है इक्वल कितना हो जाता है, 45 सेंटीमीटर। मतलब हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगा आपका किस एज ग्रुप में, 1 ईयर ऑफ एज ग्रुप। So most important, head and chest circumference become equal at the 1 year of age, that is a 45 सेंटीमीटर। तो चेस्ट में हमने क्या क्या देखा, सर्कुलर अपीयरेंस नजर आई, चेस्ट एंटीरियरली पोस्टीरियरली डायमीटर एंड लैटरल डायमीटर आर इक्वल नजर आया आपको। चेस्ट एंड एब्डोमेन शुड राइज फॉल इन द synchronized manner. Check for which milk produce or secrete by the influence by the maternal hormone. Check for the which
milk secret from nipple of newborn due to influence of maternal hormones. Then assess for the chest circumference, that is a 31 to 33 centimeter. Then आपको इससे दोनों चीज़ें याद हो जानी चाहिए, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। दोनों हेड बड़ा है तो वो उसका नंबर, दोनों में सिर्फ 2 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। और ये कितना होगा आपका 31 टू 33 सेंटीमीटर। सो डोंट फॉरगॉट दिस। हमेशा कोरिलेशन, जैसा मैं मेरी हर क्लास में बोलती हूँ, कोरिलेशन के साथ स्टडी इजी हो जाएगी। कोरिलेशन जितना करेंगे दिमाग में चीज़ें उतनी ही फीड होंगी। उसके बाद चेस्ट, नेक्स्ट असेस फॉर द चेस्ट सर्कमफेरेंस, दैट इज अ 31 टू 33 सेंटीमीटर। चेस्ट एंड हेड सर्कमफेरेंस इक्वल at 1 year of the age, that is a 45 सेंटीमीटर। उसके बाद स्किन की बात करते हैं। स्किन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्किन में हमें नजर आएगा स्किन शुड बी पिंक इन कलर, जो कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल बच्चे की स्किन का कलर कैसा होता है, ये हमने आपको अपीयरेंस में भी देखा था। अपगार स्कोरिंग का जो फर्स्ट कंपोनेंट था अपीयरेंस, जिसमें हमने स्किन कलर को ऑब्जर्व किया था, जिसमें हमने एक्रोसाइनोसिस एंड सेंट्रल साइनोसिस की कंडीशंस देखी थी, जिसमें नॉर्मल 2 नंबर हम कब दे रहे थे बच्चे को, जब स्किन का कलर कैसा था, पिंक इन कलर। पिंक इन कलर हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे स्किन शुड बी पिंक इन कलर, दैट इज अ नॉर्मल। वर्निक्स कैशियोसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए, ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन हमेशा हमें परेशान करते हैं कि वर्निक्स कैशियोसा क्या है, मिलिया क्या है, वो आपको आगे पता चलेगा। वाइट चीजी सबस्टेंस, वर्निक्स कैशियोसा क्या है, वाइट चीजी सबस्टेंस प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न मेनली। एक बच्चा जब बॉर्न होता है, हम बोलते हैं स्किन निकलने जैसी होती है ना, लेकिन वो जो वाइट चीजी सबस्टेंस होता है बहुत शाइनी सा दिखता है, एकदम स्टिकी सा, लेकिन वो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो बच्चे की स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है। अब कोई भी मदर है या उसको पता नहीं है या बहुत हाइजीनिक ओरिएंटेड है, उसको नहीं पता है उसके बारे में, उसको लगा कि बच्चा कैसा गंदा लग रहा है, अपने हाथ से अच्छे से रगड़ के एकदम से साफ कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और मदर को पहले ही आपको हेल्थ एजुकेशन दे देनी है कि बच्चे की स्किन पे जो ये वाइट लेयर दिखाई दे रही है उसे हम वर्निक्स कैशियोसा बोलते हैं। और जब आप किसी मदर को उसके बेनिफिट बता देंगे कि वो उसके बच्चे के लिए किस तरीके से ज़रूरी है, वो कभी चाहकर भी उसे नहीं हटाएगी फॉर श्योर। सो क्या है, फाउंड स्किन फोल्ड्स विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन आफ्टर बर्थ। उसके बाद देखिए, ये न्यूबॉर्न है, आप इसकी स्किन पे देख रहे होंगे कि उसको कुछ वाइट चीजी सबस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं कहीं आपको एकदम से इमेज में क्लियर हो रहा है। इसे एकदम से रगड़ के साफ नहीं करना है, रफली इसे क्लीन कीजिए, जितना हो जाए ठीक है। कहीं स्टिक है, बिल्कुल मत हटाइए, बच्चे को स्कार हो सकते हैं। कैपिलरी उसकी दिखने लग जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस भी हैं, बच्चे की स्किन पे पैचेस बन जाएंगे और आपको कैपिलरी एकदम विजुअलाइज होने लग जाएगी, एकदम ब्राउन रेड कलर, आपको एकदम ब्राइट रेड कलर आपको नज़र आने लगेगा। तो आपको कभी भी बच्चे को रगड़ के साफ नहीं करना है। जितना वो ईजिली साफ हो रहा है इट इज़ ओके, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्निक्स कैशियोसा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारा मिलिया। क्या है मिलिया? वाइट स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन द नोज, चीक्स एंड फोरहेड। वाइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वाइट स्पॉट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली वो कहाँ होते हैं?
नोज पे, चीक्स पे और फॉरहेड पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम मिलिया के नाम से जानते हैं। और जो वाइट चीजी सब्सटेंस था जिसे हम वर्निक्स कैशियोसा के नाम से जान रहे थे, वही अगर नोज, चीक और फॉरहेड पे आपको वाइट पिंपल जैसा कुछ दिखाई देता है तो उसे हम मिलिया के नाम से जानते हैं, जो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये आपको नोज पे, बच्चे के फॉरहेड पे आपको देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड मिलिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिलिया के नाम से जानते हैं। वो आपको नोज बेसिकली, जिसका आपको डायरेक्शन क्या है, नोज, चीक्स और फॉरहेड पे बेसिकली दिखते हैं, जिसे हम मिलिया के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल है, टाइम के साथ डिसअपेयर आपको नजर आएगा। टाइम जैसे जैसे होगा वैसे ये भी आपको डिसअपेयर दिखाई देगा। उसके बाद है लेन्यूगो। लेन्यूगो क्या है? फाइन हियरी प्रेजेंट ऑन मेनली बैक ऑफ द न्यूबॉर्न, मतलब बच्चे की जो पीठ है, बेसिकली पीठ की बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे फाइन ईयर्स मतलब छोटे छोटे से पतले से फाइन हेयर्स नजर आएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनली बच्चे की बैक पे, जिसे हम लेन्यूगो के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने 3 इमेजिनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने देखा वर्निक्स कैशियोसा, जो चीजी लाइक सब्सटेंस था, जो बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करके चल रहा था। वही सेकंड हमने देखा मिलिया, जो छोटे छोटे पिंपल्स जो बच्चे की नाक पे, चीक्स पे और फॉरहेड पे प्रेजेंट थे, जिसे हम मिलिया के नाम से जान रहे थे। वहीं हमने लेन्यूगो को देखा, जिसमें फाइन हेयर प्रेजेंस ऑन मेनली बैक ऑफ द न्यूबॉर्न, दैट इज कॉल्ड लेन्यूगो। दैट इज कॉल्ड लेन्यूगो। यस, लेन्यूगो। आपको बच्चे की बैक पे जो फाइन आपको दिख रहा होगा, शोल्डर पे भी देखिए, इधर फाइन हियरी लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा, हियर्स प्रेजेंस होंगे, जिसको हम लेन्यूगो के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो एज ग्रुप है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं, मेनली 2 स्पॉट्स हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट में क्या है, जिसे आप बोलते हैं बर्थ मार्क के नाम से भी जानते हैं, जो बोलते हैं कि कभी आप अगर किसी को आपने देखा होगा कहीं पे कोई मस्सा रेड कलर का या ब्लूइश, बेसिकली बच्चे के बैक पे आपको, बटक्स पे आपको नजर आता है एकदम ऐसा डार्क ग्रीनिश सा एक स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट, जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है। इट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन मेनली ऑन द लंबर और सैक्रम रीजन में आपको देखने को मिलता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड मंगोलियन स्पॉट। आपको इस तरीके का, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक डार्क सा स्पॉट नजर आएगा, इसको ही हम बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट कॉमन है, ये आपको दिख रहा है, जो कि लंबर सैक्रम रीजन में नजर आता है बच्चे के, जिसे हम मंगोलियन स्पॉट के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, बच्चे की एज बढ़ती है, ये कैसा हो जाता है? डिसअपेयर हमें नजर आता है, डिसअपेयर देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा नेवस फ्लेमेनस। क्या है? लेवस फ्लेमेनस, reddish discoloration of an area in the newborn skin, mainly seen on the face, also known as the pod wind skin. Most important, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इसे पॉट विंड स्किन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेवस फ्लेमेनस, जो क्या होता है? डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आपको नजर आता है, जो मेनली आपको फेस पे बच्चे के दिखाई देते हैं, एक एकदम से ब्राइट रेड कलर का, जिसमें
ये कैपिलरीज दिखाई देती हैं, ब्लड कैपिलरीज का एक्सपोजर देखने को मिलता है। और अगर इसे आप ज़्यादा रब करेंगे इस तरीके से बच्चे को, तो उस पर ब्लीडिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या? ब्लीडिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये हैं हमारे कुछ स्पोर्ट्स जो स्पॉट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने मंगोलियन स्पॉट और नेवस फ्लेमिनस स्पॉट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इमेजिनरी वेस्ट। मंगोलियन में डिस्कलरेशन, स्किन कलर दिखेगा, ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लंबर और सेक्रम रीजन में। और जो ये देखने को मिलेगा नेवस फ्लेमिनस स्पॉट, जो कि आपको बेसिकली न्यूबॉर्न की स्किन पे दिखाई देगा, बेसिकली फेस पे आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप इसे और किस सेकेंड नाम से जानते हैं, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? पॉट विंड स्किन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, और हमने बहुत सारे थ्योरी के साथ साथ हम इमेजिनरी को भी भूलेंगे नहीं, उसको भी पैरेलल लेकर चलेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को पैरेलल लेके चलने से तैयारी आपको ट्रैक पे दिखेगी। वैसे ही थ्योरी के साथ साथ इमेजिनरी क्वेश्चंस को, बाकी की पॉइंट्स को भी हम कवर करते चलेंगे, जिसके लिए हमें अलग से किसी भी टाइम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, एक हाइलाइटर भी लेके बैठा कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करके चला कीजिए। एक बार इसका इमेजेस को और हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। आज जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, हमने वाइटल साइंस से स्टार्ट किया। वाइटल साइंस के बाद हमने हेड सर्कमफेरेंस को बहुत अच्छे से देखा, हेड सर्कमफेरेंस देखा, उसके बाद हमने आई देखा, ईयर देखा, उसके बाद हमने आई ईयर के बाद चेस्ट देखा, है ना। और आई में जो हमने देखा उसमें हमने देखा माइड्रियासिस क्या है, मियोसिस क्या है, और एनिसेकोरिया क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमने ईयर के बारे में डिस्कस किया कि जब आप ईयर हमेशा सिमेट्रिकल होने चाहिए, जो आपकी जो मार्जिनल लाइन है उसके लेटरल कैंथस में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। वहीं हमने देखा जब आप मेडिकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो अगर छोटा बच्चा है तो उसमें हमें डाउन टू बैकवर्ड करना है, बड़ा है तो हमें अपवर्ड टू बैकवर्ड करना है, कभी आपको नहीं भूलना है ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नोज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा सेंटर में प्रेजेंट होनी चाहिए, ब्रिज प्रेजेंट होनी चाहिए, नोस्ट्रिल फ्लैरिंग की कंडीशन होती है। जो नेजल फ्लैरिंग होता है वो बेसिकली हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करता है। चेस्ट हमने देखा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्कमफेरेंस, जो हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू चेस्ट सर्कमफेरेंस, जिसे हम सेंट्रल से मेज़र करते हैं, जिसमें हम एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमीटर इक्वल हमें नज़र आते हैं। उसके बाद ये सिंक्रोनाइज्ड वर्क करता है। अगर सिंक्रोनाइज्ड वर्क नहीं कर रहा, जैसे ही आप इनहेल करेंगे चेस्ट एक्सपांड होगा और एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा, अगर आप एक्सहेल करेंगे तो एब्डोमेन बाहर आएगा और चेस्ट आपको, ये आपके डायफ्राम प्रेशर की वजह से भी देखने को मिलता है। उसके बाद असेस फॉर द चेस्ट सर्कमफेरेंस को असेस करना है, और इक्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हमें 1 ईयर ऑफ एज को मिलता है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। स्किन में देखना है, स्किन में होने वाले चेंजेस को, सबसे पहले पिंक कलर होता है बच्चे की स्किन का, उसके बाद वर्निक्स कैशियोसा देखने को मिलता है, चीजी लाइक सबस्टेंस होता है जो बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करके चलता है। उसके बाद हमने मीलिया को देखा, मीलिया जो हमें नोज, चीक्स और फॉरहेड पे प्रेजेंट थी, जो कि पिंपल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल होता है, एक टाइम के बाद अपने आप डिसअपेयर हो जाता है। वहीं लैनिगो को देखा, जो बच्चे पे फाइन हेयरी लाइक हेयर प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि बच्चे की बेसिकली बैक पे नज़र आते हैं इस तरीके से। इसमें बैक तो नहीं दिख रही, लेकिन शोल्डर से आप देख सकते हैं।
उसके बाद मंगोलियन स्पॉट, 2 स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। 2 स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मंगोलियन स्पॉट, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लंबर और सेक्रम रीजन पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आपको नजर आएगा। उसके बाद हमने इस तरीके का उसका इमेज होता है जो बच्चे के बैक पे मोस्टली दिखता है, लंबर और सेक्रम रीजन पे। उसके बाद नेवस फ्लेमस जो देखने को मिलता है स्पॉट, वो हमें बच्चे की स्किन पे देखने को मिलता है, बेसिकली फेस पे देखने को मिलता है, जिसे हम पॉटविन स्किन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कैपिलरी एकदम से विजुअल होती है। अगर इसको रब किया गया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, स्किन ईजिली डैमेज हो सकती है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट जो फिजिकल एग्जामिनेशन को कंटेन करके चलते हैं। सो मिलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको वाइंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ये नॉर्सेट 10 और 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू क्लास।